राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई गई, लेकिन वो खट्टर सरकार के आगे टिक नहीं पाया। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े तो विपक्ष में 55 वोट पड़े। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हम 56 विधायक हर संकट में साथ हैं और प्रदेश के बेहतरी के लिए कार्य करते रहेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विपक्ष का सपना कभी पूरा नहीं होगा और हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और प्रदेश को विकास के रास्ते पर बढ़ाने का काम भी करेगी। कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता किसानों को बरगला रहे हैं, जिन्हें भारत की जनता ने बहुमत देकर संसद में भेजा है। वह गलत कानून नहीं बना सकता। हर पार्टी का एक फर्ज होता है जिसे वह निभा रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। तो वहीं विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि पूरा भारत गांवों में बसता है और विपक्ष भी किसानों की बात सही तरीके से आगे रख रहा है। विपक्ष को घबराना नहीं चाहिए। अगर यह कानून सही नहीं होंगे तो 3 साल के बाद दोबारा चुनाव हो आएगा और तब फैसला हो जाएगा। और आखिर में वोटिंग में उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो औधे मुंह गिरा और एक प्रकार से सरकार विजयी हुई है। हमने उनको एक अपील की है कि भले आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन ये जो किसान बंधुओं ने आंदोलन के माध्यम से कुछ धरने दिए हैं, कुछ की कॉल्स होती हैं, उनको एक एक करके हमने बताया कि किसानों के अहित में भी ये बहुत सी बातें इसमें से हैं। कुछ बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन जो 3 कानून को रद्द करने की उनकी जिद है उसको उनको छोड़ना चाहिए और तीनों बिलों पर क्लॉज बाय क्लॉज उनको अपनी बातचीत करके जो इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, उस पर बातचीत करनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि कल ही किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने अपनी कोई 9 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है बातचीत करने के लिए, और यदि कमेटी बनी है तो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता खुलने वाला लगता है। बातचीत दोबारा से हो, आपस में संवाद के बाद कोई ना कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन ये किसी के भी हित में नहीं है। तो सुबह भी बोल के हटा था कि मजबूती के साथ प्रदेश में 5 साल सरकार चली और आज भी उसी मजबूती के साथ तमाम सत्ता से जुड़े हुए विधायकों ने अपना समर्थन सरकार के पक्ष में और नो कॉन्फिडेंस मोशन के विपक्ष में दिखाने का काम किया है। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि आज सदन के अंदर कई लोगों के चेहरे से नकाब हटे। वो लोग जो निरंतर ये कहा करते थे कि काले कानून है, उनने सदन में माना कि ये कानून काले नहीं है। वो लोग जो ये कहा करते थे कि एनडीए केंद्र में कानून लाई, आज सदन में माना कि कॉन्ट्रैक्चुअल भी बोला, एपीएमसी एक्ट भी बोला। और उन लोगों ने कभी विरोध की चर्चा नहीं की। ये चीज़ भी पूरी तौर पर इस्टेब्लिश होगी कि गांव में जाकर जो विरोध की बात करते हैं वो भी वही लोग हैं जो आज सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और उनका एक लक्ष्य है, उनका किसान आंदोलन या कृषि कानून वापस लेना लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता में दोबारा आए। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव को लाने की बात की थी कांग्रेस की तरफ से, तो वैसा ही हुआ। सदन में अविश्वास प्रस्ताव तो आया, लेकिन वो रद्द हो गया, वो नहीं टिक पाया सरकार के आगे और आने वाले समय में सीएम सरकार ही हरियाणा में गठबंधन की सरकार रहेगी। तो वहीं अगर सदन में अगर बात करें, सीएम खट्टर सदन में भावुक हो गए थे और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भावुक हो गए थे। तो इसको लेकर क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है? क्या लगता है कि जिस तरीके से दावा किया था सीएम खट्टर ने कि बहुमत के साथ ही हम जीत हासिल करेंगे और वैसा ही हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव की जो कांग्रेस की ओर से बात की गई थी वो लेके आया गया 10 तारीख को और उस पर एक लंबी चर्चा हुई और वहीं जो विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर जो है सरकार को घेरा गया और जहां जहां सरकार की कमियां जो थी वो विपक्ष ने आरोप लगाया कि रोजगार घटता रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं और क्राइम
जैसी, और वहीं जो 3 कृषि कानून है उस पर खुलकर जो है विपक्ष को समय मिला इस अविश्वास प्रस्ताव के चलते। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों के बारी बारी जो विपक्ष के विधायक है उन्होंने इसकी खामियां बताई और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होते दिखे। उसके बाद जो इसमें जो जेजेपी बीजेपी के साथ साथ जो निर्दलीय विधायक 5 उन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है अपना मत दिया और उन्होंने इसमें अपने जो तीनों कृषि कानून जो है उनमें जो फायदे हैं और आगे चल के जो किसानों को जो हित में जो साबित होने वाले हैं वो इसके फायदे उन्होंने गिनाए। और उसके बाद जो है जब वोटिंग का समय आया तो 32 जो है मत जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और वहीं जो 55 जो मत है वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है वोट पड़े। तो इस वोटिंग ये अलग बात है कि जो है गुप्त वोटिंग इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं करवाई गई। उसके बाद जो है जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विधानसभा में जो है टिक नहीं पाया और वो गिर गया, क्योंकि कांग्रेस के जो अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ 22 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त हो उसका, उसमें 2 निर्दलीय विधायक और 30 जो है कांग्रेस के विधायक। तो वहीं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कांग्रेस है उसको हर चीज में अविश्वास हो गया, कभी ईवीएम पे अविश्वास हो जाता है, कभी सेना पे अविश्वास हो जाता है। ये जो है प्रचलन कांग्रेस का जो है अविश्वास का चल पड़ा है। लेकिन इससे कल अविश्वास प्रस्ताव से ये साफ हो गया कि अब जब ये नहीं टिक पाया तो अब मनोहर और जेजेपी जो सरकार है अब हरियाणा में वो ही रहेगी। और जो जहां कांग्रेस ने अविश्वास की बात की थी कि विधायकों में अविश्वास हो चुकी है मनोहर और दुष्यंत सरकार, तो वो बात साबित नहीं हो पाई और जो है अब आने वाले समय में जो सुचारू रूप से जो है सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 55 जो वोट है समर्थन में जो 55 विधायक जो है सरकार के पक्ष में दिखे। हालांकि ये व्हिप जरूर जारी कर दिया गया था कई विधायकों ने, जैसे देवेंद्र सिंह बबली है उनकी ओर से ये साफ तौर पे कहा गया कि व्हिप जारी कर दिया गया है तो उनकी मजबूरी है, अब जो है उनको सरकार के साथ खड़ा होना, पार्टी के साथ खड़ा होना मजबूरी है। लेकिन हालांकि वो किसानों के साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन व्हिप जारी होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके चलते जो है उनको अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ कि जो और वही नेता विपक्ष ने कहा कि जो बाहर जो कहते थे वो अंदर वो बिल्कुल उससे उलट हुआ। बाहर किसानों का समर्थन करते हुए कई विधायक जो दिखे वो अविश्वास प्रस्ताव के अंदर जो विधानसभा सत्र के अंदर खिलाफ नजर आए। जी। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने जिस तरीके से आपने बताया कि उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कहा है, बयान दिया है कि मुझे मजबूरी है कि किसानों के समर्थन में उठना पड़ रहा है। क्या लगता है, हालांकि इससे पहले संसद में उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया था कि 15 दिनों के अंदर अंदर किसानों का समाधान निकाला जाए, नहीं तो इसको गठबंधन को खत्म कर दिया जाए। क्या लगता है कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई समाधान निकल कर सामने आएगा? अगर नहीं निकला तो जिस तरीके से गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान है। देखिए ये किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 100 दिन से जो है ज्यादा इस आंदोलन को हो गए। और जो जेजेपी के जो विधायक हैं या कहें जो बीजेपी के विधायक हैं, कई उनको जो समर्थन जो है किसान उनके घर जा जाके मांग रहे थे, पीछे उनका घेराव भी हो रहा था। स्थिति ऐसी है कि ये देवेंद्र सिंह बबली ने भी ये साफ तौर पे कहा कि इस समय आलम ये है कि मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम हो, वो अपने इलाकों में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। और वहीं जो सार्वजनिक कार्यक्रम है या फिर जो निजी कार्यक्रम है उनमें भी शामिल होना उनके लिए मुसीबत का समय बन गया। और ऐसा ही स्थिति उन्होंने अपनी भी बताई कि अगर कोई कार्यक्रम में जाना हो या जनता के बीच में जाने का हो तो लोहे तक के हेलमेट बनाने पड़ेंगे और सुरक्षा कवच धारण करना पड़ेगा, तभी किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ जा सकता है। ऐसी स्थिति है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जो है इस बारे में बैठकर सोचकर बैठक करके ये एक फैसला लेना चाहिए कि सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए, ताकि किसान इसमें जो किसान आंदोलन को समर्थन मिले। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो बाहर निकलना जो है जेजेपी विधायकों का, और अपना भी उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बाहर निकलना हमारे लिए इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि डंडे पड़ने की जो है स्थिति इस समय पैदा हुई है। लेकिन उनको जो ये मजबूरी है वह तो जारी हो गया है, उसके चलते उनको जो है ये अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है सदन में वोट करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ और उनका जो वोट है वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ गया। अब ये आगे ये जरूर देखना होगा कि किसान या फिर देवेंद्र सिंह बबली किस
फैसला लेते हैं, किस तरह फैसला लेते हैं, और ये किसान उनसे जो समर्थन मांग रहे थे अब उनसे किस तरह का सवाल करते हैं। जी, जिस तरीके से बताया कि जब ये प्रस्ताव जो अविश्वास प्रस्ताव जो लागू होने से पहले हर जगह से सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे और हर जगह हर विधायक के यानी कि गठबंधन सरकार के जो भी विधायक है उनके घर के आगे घेरा कर रहे थे, साफ तौर पे कह रहे थे, अल्टीमेटम दे रहे थे कि सरकार के खिलाफ प्रस्ताव विश्वास जो खड़ा किया जाए, उनके खिलाफ वोट दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साफ तौर पे अल्टीमेटम ये भी दे रखा था अगर इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या लगता है, एक तरफ सीएम खट्टर भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास है समाधान निकल के सामने आएगा, बातचीत के लिए भी बोल रहे हैं, क्या लगता है कि आगे समाधान निकल के सामने आ सकता है? जी देखिए, आंदोलन चल रहा है और वहीं जो है सदन में ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि कृषि कानून जो है रद्द नहीं होंगे, उनमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो अब ये एक बिल्कुल साफ तौर पे ये बात बार बार सामने आती रही है कि जो कानून है वो रद्द नहीं होंगे, और वहीं जो किसान है उनका ये कहना है, उनकी जो मुख्य मांग यही है कि ये जो कानून है ये रद्द कर दिए जाए। तो वहीं अब ये साफ तौर पे क्लियर है कि कानून रद्द नहीं होंगे, और वहीं जो जननायक जनता पार्टी के जो विधायक राम कुमार गौतम, उन्होंने भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपना वोट दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि 3 साल 2 महीने जो है इन कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को जो है इस देश के प्रधानमंत्री को ये फैसला लेना चाहिए कि वो 3 साल 2 महीने जो है इन कानूनों को रद्द करे। और वहीं जो विपक्ष है उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़ते हुए जो है ये तीनों कृषि कानून जो है रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन लिया जाए, प्रतिक्रिया लिया जाए, तो उनकी तरफ से अब क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? जी देखिए, उनका साफ तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि उनका जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो मुख्य जो एजेंडा था वो यही था कि ये साफ हो जाएगा कि बाहर जो है कई जो नेता है वो विधायक हैं वो बाहर जो है कृषि कानूनों का जो है खिलाफत करते दिखे, किसानों का समर्थन करते हुए दिखे। और अब जो सदन में जो वोटिंग हुई या अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसके जो है खिलाफ खड़े नजर आए। तो जो उनका जो दोहरा चेहरा था वो विधानसभा सत्र में जो है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो है साफ हो गया, और किसानों को असलियत जो है उनकी सामने जनता के सामने आ गई। तो आगे चल के जो है उनको जरूर जनता के बीच में जब वो जाएंगे, किसानों के बीच में जब जाएंगे, उनको जवाब देना होगा। और ये साफ है कि जो तीनों कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी है, और जब तक ये तीनों कृषि कानून जो है रद्द नहीं होते हैं तब तक वो किसानों का इस आंदोलन का जो है साथ देती रहेगी। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते अगली खबर का। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि इसके माध्यम से संबंधित कानून की सीमा को 31 समय को जो सीमा है उनको 31 दिसंबर 2023 तक ये बढ़ाया गया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को पहले मंजूरी प्रदान कर दी थी और बुधवार को लोकसभा में यह पारित हो गया। और आपको ये भी बताते चले कि यह विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि दूसरा संशोधन 2020 का स्थान लेगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की नारेबाजी के बीच निचले सदन में चर्चा के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि दूसरा संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से ये पारित किया गया है। और इस दौरान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने दिल्ली की इन कॉलोनियों को नियमित करने में घोर लापरवाही बरती। पुरी ने साथ ये भी कहा कि जनता के बीच यह धारणा है कि कुछ राजनीतिक दलों के सत्ता में रहते हुए कॉलोनियों को नियमित करने में देरी किया गया है, और उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया और बगैर इन्होंने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। और पुरी ने बताया कि अगर कोरोना महामारी नहीं आती तो अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम काफी हद तक पूरा हो गया होता। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। साल 2011 का संबंधित कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था। ये अनधिकृत कॉलोनियां अब नियमित होगी। संसद में ये विधेयक पास हो गया है। कॉलोनियों को नियमित करने में घोर लापरवाही बरती गई है। तो
विपक्ष ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले की कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया और इसको लेकर गंभीरता से नहीं काम किया। जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजीव, दिल्ली की आधुनिकीकृत कॉलोनियों को नियमित मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपके पास? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें अभी जो इलीगल जो कॉलोनी है, यानी कि कह सकते हैं जो कॉलोनियों को पक्का करने की जो कोशिश थी वो सरकार की, तो वो कहीं ना कहीं अब उसको मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ तक कि आधुनिक कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा। और जो सरकारें थी, यानी कि पहले सरकारें थी, वो कहीं ना कहीं कार्य नहीं कर पाई इनको लिए, और कहीं ना कहीं जनता परेशान थी। मगर जिस तरीके से जनता को डर लगा रहता था कि जो इलीगल कॉलोनियां हैं उनको पक्का कब किया जाएगा, उनको कहीं हटा नहीं दिया जाएगा, अब वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें थी। मगर वो उसको पास भी करा लिया गया सदन के अंदर। मगर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की गई है, और यहाँ तक कि जो शहरी मंत्री है जो उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को, जो पिछली सरकारें थी उनको पर निशाना साधते हुए साफ कर दिया कि सरकार अब जो काम करेगी वो कहीं ना कहीं जनता के लिए फायदे के लिए करेगी, और जो अधिनियम कॉलोनियां हैं उनको पास करेगी और कहीं ना कहीं उनको पक्का किया जाएगा। जी तो राजीव, कहीं ना कहीं विधेयक पास होने के बाद संसद में लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या उनको अब अधिकार मिल जाएगा जो पहले सरकार ने नहीं दिया था? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें पहली सरकारों की, तो पहली सरकारों के द्वारा कहीं ना कहीं जनता के लिए ज्यादा बड़े कदम नहीं उठाए गए थे, और कहीं ना कहीं जनता उनसे परेशान थी। मगर जो उनका डर था, यानी कि जो कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की थी, वो कहीं ना कहीं डर जरूर था कि उनको उखाड़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से वहां पर बनाया। और उनके बाद में जब भाजपा आई है, और भाजपा के बाद में कहीं ना कहीं जनता के लिए सोचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है जो है वो लोगों को राहत देने की। अब देखना होगा कि कितनी बड़ी राहत मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही सदनों के अंदर इसको पास करा लिया गया, यहाँ तक कि बहस भी हुई। बहस के अंदर भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं हरदीप सिंह पुरी थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पिछली सरकारों को घेरने की कोशिश की। मगर उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब जो कहते हैं अधिनियम पास किया गया है, या फिर कहें जो लोगों के कच्चे कॉलोनियों को पक्का कराया जाएगा, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार जो जनता के बारे में सोच रही है और जनता के लिए ही बड़े कदम उठाए गए हैं। जी तो राजीव, अब कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है इस मुद्दे को लेकर? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि पूरी तरीके से कल भी हमला किया गया था। सरकार को ये कहा गया था कि सरकार जानबूझकर इलेक्शन टाइम पर लेके आई है, और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो वादे किए जा रहे हैं या पक्का करने की जो कवायद थी वो 6 साल के पहले क्यों नहीं की गई, और अब 6 साल के बाद में क्यों किया जा रहा है। ये सारे राजनीति मुद्दे जरूर है, मगर कहीं ना कहीं जनता को अभी फायदा होता नजर आएगा। और ये कुछ समय पहले भी कहा गया था कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा, और कहीं ना कहीं सरकार बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर थी। मगर अब जब इसको पास करा लिया गया, इस अधिनियम को पास करा लिया गया है, और सरकार कानून बनाकर बिल्कुल इसको अब कह सकते हैं जनता को राहत देगी। अब देखना होगा कि जनता को कितना बड़ी राहत मिल पाती है। जी क्या राजीव, चुनाव को लेकर, जो आगामी चुनाव है, हर जगह हर राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या इतना बड़ा फैसला लिया गया है जो संसद में विधेयक पास हुआ है? देखिए बिल्कुल कहा, जब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने बिल्कुल यही कहा है कि जब चुनावी मुद्दे आते हैं, यानी कि चुनावी समय आता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के वादे किए जाते हैं। और देखना होगा कि सरकार कितने बड़े जो वादे पूरे कर पाती है, क्योंकि जब चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक है, और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी 2022 के अंदर भी चुनाव होंगे। तो देखना है क्या कि ये चुनावी वादे हैं, या फिर जनता को वाकई ही सरकार की जो नीयत है लोगों को राहत देने की, वो कितनी बड़ी राहत हो सकती है। मगर जनता कहीं ना कहीं समझ रही है कि ऐसे चुनावी मुद्दे जरूर हो सकते हैं, मगर देखना होगा कल जिस तरीके से कह सकते हैं अधिनियम पास किया गया है, और कहीं ना कहीं विधेयक भी पास किया गया, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता को फायदा देने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना है कि जनता को वाकई फायदा मिल पाता है या फिर चुनावी वादे रह जाते हैं ये। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते अगली खबर का। देश भर में एक बार फिर कोरोना ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है। उधर देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मानो कि महाराष्ट्र सरकार की नींद वो पूरी तरह से उड़ गई है। बता दें आपको ये कि नागपुर, अकोला, लातूर, औरंगाबाद, कोल्हापुर, पुणे, नासिक और मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में आ गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 घंटे में
33 नए मामले सामने आ चुके हैं। 9 लोगों की इसी दौरान मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिला अधिकारियों के साथ संपर्क कर उचित कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। लगभग सप्ताह भर से सरकारी यंत्रणा कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में स्थिति खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस तेजी से अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। समय रहते महाराष्ट्र सरकार अगर गंभीरता से कदम नहीं उठाया तो हालत और भी बिगड़ सकते हैं। और अब ऐसे में त्योहार भी शुरू हो चुका है। आज जहां महाशिवरात्रि है तो मुंबई सहित पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना वायरस में होने के नाते बड़े ही सादगी के साथ मनाने के आदेश दे दिए हैं। तरीके से देश भर में कोरोना का कहर जारी है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें आगामी त्योहार की तो आज शिवरात्रि है तो उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया हुआ है महाराष्ट्र में। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, जिस तरह से देश भर में कोरोना का कहर जारी है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? आ चुका है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में बड़ी ही तेजी के साथ जो है कि कोरोना संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं। 24 घंटे में 54 लोगों की मौत कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की मानों की नींद उड़ा दी है। उसके बाद सरकारी यंत्रणा की बात करें, चाहे मनपा कर्मचारी हो, बीएमसी हो, पुलिस हो, इस तमाम लोगों द्वारा उन संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है, समय रहते महाराष्ट्र सरकार अगर गंभीर नहीं हुई और कड़े नियमों के साथ अगर इस पर अंकुश नहीं लगाई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो पिछले साल जिस तरीके से मार्च महीने में हल्की गर्मी की शुरुआत से कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैला था, उसी कड़ी में अब जैसे जैसे तेज धूप हो रही है, स्थिति उसी तरीके से बनती जा रही है। जरूरत है कि लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जी मुरारी सिंह, एक तरफ तो महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ अगर आगामी त्योहारों की अगर लेकर बात करें महाशिवरात्रि, तो वहाँ उसको लेकर भी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कहर भी अभी खत्म नहीं हुआ है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि जहां एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है, सरकार और विपक्ष के बीच जहां लगातार नोकझोंक मची हुई है, उस बीच जिस तरीके से स्थिति कोरोना को लेकर के खराब हो रही है, ऐसे में अब कार्यक्रम जो है कि धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। चाहे महाशिवरात्रि करे, आने वाला होली का पर्व है, तो इसे लेकर के पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद जो है कि कई आदेश जारी किए थे कि चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इस तरीके के कार्यक्रम न किया जाए क्योंकि स्थिति काफी भयानक हो रही है। साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट, बार, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, इन तमाम जगहों पर चेकिंग की जो मुहिम है उसे काफी तेज कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इसके ऊपर नियंत्रण पाया जाए। लेकिन कहीं से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है, त्योहार सामने आ चुका है, वहीं महामारी फिर दूसरी बार अपनी चरम पर है। जी मुरारी सिंह, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो भी बेहद डरावने वाले, क्या लगता है कि आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, ये कहना गलत नहीं है। जब महाराष्ट्र में आंकड़ा 4000 था और 50 लोगों की मौत हुई थी तो उस समय महाराष्ट्र सरकार जो है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन पर काफी जोर दिया गया था और अब आंकड़ा 10,000, 11,000 के पार हो रहे हैं। अब ऐसे में सरकार लगातार नियमों का पालन करने के लिए तमाम उन नागरिकों से अपील कर रही है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो महाराष्ट्र सरकार वो हर एक कदम उठाने के लिए तैयार है। जैसे कल कैबिनेट के जो मंत्री थे असलम शेख, एनसीपी से नवाब मलिक, इन लोगों से जब विधानसभा सत्र के बाहर निकले और पूछा गया कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, तो उन लोगों का कहना था कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं,
सरकार हर संभव जो है कि स्वास्थ्य विभाग से और उन तमाम डॉक्टरों की टीम से संपर्क कर रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति बन रही है और इससे निपटने के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें, जो पुराने कोविड सेंटर थे उन्हें फिर से शुरू कर दिया गया है, वहां पर फिर से स्टाफ और सैनिटाइजिंग का काम शुरू हुआ है। तो जिस तरीके से तैयारी देखी जा रही है, ये कहना गलत नहीं हुआ कि हालात बिगड़े तो लॉकडाउन भुगतना पड़ेगा। जी मुरारी सिंह, वहाँ की जनता आखिर क्यों नहीं जागरूक हो रही है? क्या लगता है कि लॉकडाउन से ही जनता मानेगी जब लॉकडाउन लग जाएगा? उनको ये भी पता है कि पहले जो स्थिति देखने को मिली थी वो काफी भयानक थी और अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं इसका खासा असर भी देखने को मिला था। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि जिस तरीके से स्थिति बढ़ रही है, आम नागरिकों का कहना है कि हमारे इलाके में नहीं है, हमारे इलाके में नहीं है, और इसी तरीके से जो स्थिति है, लगभग 2800 2800 के आसपास मुंबई में इमारतें सील हो चुकी हैं। बावजूद उसके लोगों में कहीं से भी कोई अवेयरनेस दिख नहीं रहा है, चाहे वो स्लम का इलाका हो या पॉश इलाका हो। लोगों को दिखाने के लिए पुलिस और मनपा को देखने के बाद लोग अपने मास्क लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके की डर पहले हुआ करता था कि लोग जब घर पे आते थे तो सैनिटाइज करते थे, कपड़े को वॉशरूम में रखते थे, दूरी बना करके रखते थे, लेकिन इस तरीके की चीजें अब देखने के लिए नहीं मिल रही है। और यही कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को लेकर जागरूकता नहीं है, उन्हें डर नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे कहना है कि वैक्सीन आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि क्योंकि किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं आक्रोश भी है जनता में। साफ तौर पे कहना है, अगर बीजेपी सरकार, मोदी कहती है कि कोरोना है तो कोरोना है, अगर मोदी कहते हैं कोरोना नहीं है तो नहीं है, कहीं ना कहीं एक जो मानसिक तौर पे जो एक सोच बैठी हुई है कहीं ना कहीं जनता में, ये बेहद आने वाले समय में काफी स्थिति पैदा कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।